हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों और सहपाठियों को जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं कि ये वीडियो किसके ऊपर बेस्ड है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है इस साल बच्चों की स्टडी बहुत अच्छे से नहीं हो पाई, तो राजस्थान बोर्ड ने एक क्लास 12 भौतिक विज्ञान के लिए एक प्रश्न बैंक तैयार किया है, जिसमें उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो आपके राजस्थान बोर्ड में एज इट इज़ मिलेंगे परीक्षा के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी बुक निकाल लें। वैसे तो मैं क्वेश्चंस साथ के साथ आपको बताता चलूँगा, लेकिन फिर भी आप अपनी बुक निकाल के तैयार रखें और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको टिक करते हुए चलें कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट को लेकर चलते हैं बच्चों, जिसमें MCQs है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके चैप्टर फर्स्ट का, वो पहला क्वेश्चन बच्चों आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिसमें बोला गया है दो आवेशों के मध्य बल का मान F न्यूटन है। यदि इनके बीच की दूरी को 3 गुना कर दे तो अब बल का मान क्या होगा। तो बच्चों, आपको पता है दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है F, वह उन दोनों बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब बच्चों, जब दूरी 3 गुना करेंगे तो बल कितना गुना हो गया, 1/9 गुना। तो सिंपल सा, पहले बल F था तो अब बल कितना हो जाएगा बच्चों, F/9। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोला गया है, यदि दो आवेशों के बीच कांच की प्लेट रख दी जाए तब उनके मध्य कार्यरत बल पूर्व की तुलना में कितना गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। बच्चों, आपने एक चीज समझी होगी, जब दो बिंदु आवेशों के मध्य हम कोई पराविद्युत माध्यम रख देते हैं तो हमेशा बल का मान घटता है। ये आपने एक चीज देखी होगी। मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूले में साफ दिखा जाता है कि Fm इक्वल्स टू क्या होता है, F0/εr। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा परावर्तन की परिभाषा वाला। εr इक्वल्स होता है F0/Fm। निर्वात में दो आवेशों के मध्य बल बटे माध्यम में दोनों बिंदु आवेशों के मध्य बल। अब यहाँ पे साफ है εr, कांच के लिए εr का मान 5 से 10 के बीच होता है, क्योंकि कांच में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, फ्लिंट कांच, क्रूक ग्लास, तो इस टाइप से। तो ऑटोमेटिक हमें पता चल गया कि जब दो बिंदु आवेश निर्वात में थे तो उनके मध्य कुछ न कुछ बल था। जैसे ही उनके बीच कांच की प्लेट रख दी, मतलब कांच का एक पराविद्युत माध्यम है, तो बल हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे घट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है कि बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया है, किसी वस्तु को 5 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। बच्चों, ये जो वाला क्वेश्चन है ये है आवेश के क्वांटीकरण से। आवेशों की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, आपकी बुक में 4 प्रकार की प्रॉपर्टीज है, 4 प्रकार के गुणधर्म है, जिनमें से एक गुणधर्म है आवेश क्वांटीकृत होता है। उसी बेस्ड क्वेश्चन है। चलो मैं एक ब्लैंक स्क्रीन लेके इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जो वस्तु है उस पर आवेश कितना दिया गया है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में बच्चों, फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू N इंटू ई। क्यू हमें कितना दिया है, 5 × 10⁻19 कूलाम। एन की वैल्यू हमें निकालनी है कि कितने इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश बच्चों आपको सबको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। देखो बच्चों, 10⁻19 से 10⁻19 कूलाम कैंसिल हो गया, तो एन इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास में, आ रहा है 5/1.6। मतलब बच्चों ये हो गया 50/60, और 50 के अंदर हम 16 का अगर डिवाइड करते हैं, 16 का डिवाइड करते हैं, अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स आ रहा है। ठीक है ना, 48 हो गया। अब 2 बच रहा है आपका, तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, पूर्ण संख्या में होती है। बेटा हम यहाँ पे 3 पॉइंट वैल्यू नहीं ले सकते हैं, तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 3। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहेगी, 3। बेटा ऑप्शन में क्या है हमारे पास में, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें, Q इक्वल्स टू NE। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उनके त्वरणों का अनुपात क्या होगा। ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब हम किसी धनावेशित कण को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो हमेशा उस पर क्या लगता है, विद्युत बल लगता है, F इक्वल्स टू QE। चलो इस क्वेश्चन को भी मैं लेके चलता हूँ ब्लैंक स्क्रीन पे। देखो बच्चों, जैसे हम किसी आवेश Q को
विद्युत क्षेत्र ई में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल आप सबको पता है क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों को रखा है। तो जैसे ही ये विद्युत बल लगेगा तो वो दो आवेश है वो क्या होता है बेटा, त्वरित होता है। तो F बराबर क्या होता है, एम ए। तो मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिख देता हूँ, त्वरण किसका, इलेक्ट्रॉन का, आवेश किसका, इलेक्ट्रॉन का, और ये क्या हो गया ई। तो यहाँ से बेटा त्वरण इक्वल्स टू क्या आ रहा है, क्यू ई इक्वल्स टू आ रहा है क्यू ई इंटू ई डिवाइडेड बाई एम ई। इसी तरह से प्रोटॉन का त्वरण क्या हो जाएगा बच्चों, ए पी इक्वल्स टू क्यू पी इंटू ई डिवाइडेड बाई एम पी। देखो बेटा यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि उसने खुद ने बोला है कि विद्युत क्षेत्र समरूपी है, मतलब दोनों आवेशों को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा है। इसका मतलब ई पे तो त्वरण निर्भर करेगा नहीं, तो त्वरण किस पे निर्भर कर रहा है, आवेश के तो समानुपाती और द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब अनुपात देखो बेटा कैसा आ रहा है यहाँ पे, सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन का त्वरण बटे प्रोटॉन का त्वरण। जैसे हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ई से तो ई कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे यहाँ नीचे कितना आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ऊपर क्या चला जाएगा बच्चों हमारे पास में, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और नीचे क्या चला जाएगा यहाँ पे, प्रोटॉन का आवेश। आप डिवाइड करके देखो इसी तरह से आ रहा है। अब हमें पता है कि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उन पे तो आवेश बराबर होता है, ये आवेश कट गया। तो अनुपात क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण बटे प्रोटॉन का त्वरण बराबर क्या आ रहा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब ऐसा ऑप्शन हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या है, कहाँ पर ऑप्शन देखो, मतलब यहाँ पे हमारे पास में ऐसा ऑप्शन नजर आ रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन है बाद में प्रोटॉन है, तो द्रव्यमान पहले किसका रहेगा, प्रोटॉन का, और बाद में किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित है, तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन 1 मीटर की दूरी पर स्थित है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों हमारे पास किसका, विद्युत द्विध्रुव का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश बराबर होता है। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, यदि दो समान परिमाण के आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को बच्चों क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश बराबर होता है, तो किसी एक आवेश का या किसी एक कण का आवेश कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और उनके बीच की दूरी कितनी, 1 एंगस्ट्रॉम। बच्चों 1 एंगस्ट्रॉम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻10 मीटर। तो हमारे पास आंसर क्या जा रहा है, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू -29। ऑप्शन 3 करेक्ट जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा है क्वेश्चन है। द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण इंटू जो दोनों आपके आवेश हैं उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपने जब थ्योरी पढ़ी होगी तो वहां पे देखा होगा, जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर केवल और केवल बल आघूर्ण लगता है, बल नहीं लगता है, क्योंकि नेट बल क्या हो जाता है, जीरो। दोनों जो हमारे पास दोनों आवेश होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन लेके इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो बच्चों हमारे पास में क्या है, एक समरूप विद्युत क्षेत्र है। इस तरह से समरूप विद्युत क्षेत्र कैसे दर्शाते हैं, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए और बराबर दूरी पर होनी चाहिए। देखो दूरियां बराबर है। इसमें मैंने क्या कर दिया, एक विद्युत द्विध्रुव को रख दिया। इसमें बच्चों मैं क्या कर देता हूँ, एक विद्युत द्विध्रुव को रख देता हूँ ऐसे, एक विद्युत द्विध्रुव रख दिया, जहां पे मान लो यहाँ पे तो है प्लस क्यू आवेश और यहाँ पे है माइनस क्यू आवेश, और इसके बीच की दूरी कितनी, ए। तो आपको पता है प्लस क्यू आवेश पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र दिशा में, और ऋणावेश पे बल लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब देखो दोनों आवेश पे जो लगने वाला बल है क्यू ई वेक्टर, और इस पे लग रहा है कितना, माइनस का क्यू ई वेक्टर। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इसका मतलब परिणामी बल तो कितना हो गया बच्चों, परिणामी बल तो हो गया 0, एफ नेट, ये तो हो जाएगा 0। लेकिन बच्चों क्या है कि दोनों बल जो है परस्पर विपरीत दिशा में है और एक दूसरे के साथ सरेख नहीं है, मतलब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और इस विद्युत ध्रुव को घुमाने का प्रयास करते हैं, ऐसे विद्युत क्षेत्र दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव को जब हम समरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो केवल और केवल बल आघूर्ण कार्य करता है।
अब यही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में न रखे असमान विद्युत क्षेत्र में रखे तो क्या लगेगा बच्चों? बच्चों बल भी लगेगा और बल आघूर्ण भी लगेगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? समरूप विद्युत क्षेत्र में। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में केवल और केवल क्या लगता है? केवल बल आघूर्ण। तो बच्चों ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए, कि किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर क्या लगेगा? केवल और केवल बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, क्या दिया हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा आपको ब्लैंक स्क्रीन पे लेके और अच्छे समझने की कोशिश करता हूँ। दो बिंदु आवेश +9e तथा E परस्पर 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। उनके मध्य एक अन्य आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह साम्य अवस्था में रहे? देखो बच्चों, ये है आपका बिंदु आवेश की संतुलन की अवस्था का प्रश्न है, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है और जो नीट और जेईई मेंस के एग्जाम्स होती हैं उनमें भी इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है। तो चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आवेश याद रख लेते हैं, 9e और E 16 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, देखो बच्चों, इसको करने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ पे एक आवेश E रख लेते हैं और यहाँ पे 16e रख लेते हैं। ये है E और ये हो गया 16e। और किस दूरी पर है बच्चों? ये है हमारे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये है 16 सेंटीमीटर दूरी पर। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ। छोटे बिंदु आवेश से जो तीसरा बिंदु आवेश रखा जाएगा, छोटा बिंदु आवेश कौन सा है यहाँ पर? E। केवल परिमाण याद रखना है, प्लस माइनस आपको ध्यान नहीं रखना। ये जो फॉर्मूला है केवल परिमाण के लिए। तो x इक्वल टू होता है टोटल दूरी डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस रूट बड़े वाले आवेश का परिमाण बटे छोटे वाले आवेश का परिमाण। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखो अभी आंसर आएगा भी। ये जो दूरी है बच्चों ध्यान रखना, x बराबर जो दूरी है ना छोटे वाले बिंदु आवेश से तीसरे वाले बिंदु आवेश की दूरी है, ध्यान रखना। तीसरा बिंदु आवेश मान लो Q0 है, जिसको इन दोनों बिंदु आवेश के बीच में आपने कहीं ना कहीं रखा है। ठीक है ना, ये बिंदु में A ले लेता हूँ और इस बिंदु को मैं B ले लेता हूँ। तो यहाँ पे x किससे है? E वाले से। ध्यान रखना बच्चों, x किससे है? E वाले से। तो x इक्वल टू कितनी हो गई? r कितनी है टोटल दूरी? 16 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस आ गया बच्चों, ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम प्लस ले कि माइनस ले? एक कंडीशन ध्यान रखनी बच्चों, अगर दोनों आवेश समान परिमाण के 16e और E दोनों का परिमाण कैसा है? धनावेशित है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है? प्लस लेना है। बड़ा वाला आवेश कितना है? 16e और छोटा वाला आवेश क्या है बच्चों? E। E से E कट गया, रूट 16 कितना हो गया? 4। तो ये कितना हो गया? 16/4 प्लस 1 5। 16/5 कितना हो गया बच्चों? 3.2। आई थिंक 3.2 हो रहा है। 15 के बाद में हो गया 10 में कितना? 2 बार। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास छोटे वाले बिंदु आवेश से दूरी आ रही है 3.2। तो 16e से कितनी आएगी? 16 में से 3.2 आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो लगभग आपकी जा रही है 12.8 के आसपास। तो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे कहीं पे 12 सेंटीमीटर के आसपास कहीं पे ऑप्शन में नज़र आ रहा है क्या? तो बच्चों देखो, शायद कहीं ना कहीं मिस्टेक करिए। 9e, सॉरी मैंने क्वेश्चन में 16e ले लिया, 9e था, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों क्या है? 9e है, 16e नहीं है। ये आ गया 9e। तो 9 का रूट कितना हो गया? 3 प्लस 1 यहाँ पे 4। तो छोटे वाले से दूरी आई है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। छोटे वाले बिंदु आवेश से दूरी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले से कितनी हो गई बच्चों? 12 सेंटीमीटर। और ऑप्शन में हमें ये दिया गया था जो 9e है उससे कितनी दूरी पर तीसरा आवेश रखा जाए। तो देखो बच्चों, ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा, +9e आवेश से, सॉरी कहाँ है? हाँ 12 सेंटीमीटर दूरी पर। यही ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन। अब बात करते हैं सर इसका लॉन्ग मेथड क्या है। ये तो शॉर्ट मेथड है जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। छोटे वाले बिंदु आवेश से दूरी दी जाती है हमेशा x इक्वल टू r डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस रूट बड़े वाले आवेश का परिमाण डिवाइडेड बाई छोटे वाले आवेश का परिमाण। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना है आपको। माइनस कब काम में लेना है? जब दोनों बिंदु आवेश हमारे विपरीत प्रकृति के होते हैं तब माइनस यूज में करना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके लॉन्ग मेथड की। सर इस क्वेश्चन को किया कैसे जाता है? तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको करना कैसे है? अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक तो लिया था E आवेश और यहाँ पे लिया था मैंने 9e आवेश। शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपने Q आवेश रखा x दूरी पे। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, दोनों आवेश जो समान परिमाण के होंगे तब तीसरे आवेश को इनको मिलाने वाली रेखा के बीच में ही कहीं ना कहीं रखना होगा। ऐसा क्यों?
देखो बच्चों, ये वाला आवेश भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, ये वाला भी आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। मतलब दोनों आवेश परिमाण में बराबर और विपरीत होने चाहिए। बस यही तरीका करके और वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। एक हो जाएगा F1 और दूसरा बल हो जाएगा F2। बस इन दोनों को आप आगे ले जाते जो सोल्व करते जाओ, x की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब बात आती है कि सर अगर दोनों आवेश हमारे पास में विपरीत प्रकृति के होते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो क्या वो बिंदु अंदर की तरफ मिलेगा या फिर बाहर की तरफ मिलेगा। तो बच्चों ये बात भी सही है। देखो अब इस बार मैं क्या करता हूँ, प्लस ई और यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस का 9e, या फिर माइनस ई ले लो, आप कहीं पे भी ले लो। इस बार आप तीसरे आवेश को इनके बीच में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते बच्चों, देखो ये धनावेश इस धनावेश को तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित, लेकिन ये वाला ऋणावेश को क्या करेगा, आकर्षित। मतलब दोनों ही बल एक ही दिशा में हो गए, तो क्या ये जो तीसरा आवेश है ये संतुलन की अवस्था में रह सकता है, नहीं रह सकता। इसका मतलब वो जो आपका तीसरा आवेश है बच्चों, ध्यान रखना, इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर की तरफ मिलेगा। बाहर की तरफ 100% बाहर की तरफ होएगा। अब बाहर की तरफ किस तरफ रखें, बड़े वाले की तरफ या फिर छोटे वाले की तरफ, दोनों में से किस तरफ रखें तीसरे आवेश को कि वह संतुलन की अवस्था में रहे। तो इसकी सीधी ट्रिक हमेशा आपको क्या करना है, छोटे वाले बिंदु आवेश की तरफ रखना है। ये ई है हमारे पास में, तो उस तीसरे आवेश को हमेशा बाहर की तरफ यहाँ रखना है। एक्स की वैल्यू जो मैंने भी फॉर्मूले में बताई थी ना, वो आपको यहीं से निकालनी है। एक्स इक्वल्स टू आर अपॉन 1 प्लस माइनस रूट बड़े वाले आवेश का परिमाण बटे छोटे वाले आवेश का परिमाण। यहाँ जैसे आप माइनस रखोगे बेटा, तो ध्यान रखना एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिक ही आपको बाहर की तरफ मिल जाएगी और वो वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। देखना आप, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना रखा है ये बना रखा है अंदर के लिए। अंदर आएगा 2 सेंटीमीटर तो आंसर आएगा -2 सेंटीमीटर। -2 का मतलब क्या हो गया, बाहर की तरफ, छोटे वाले आवेश से बाहर की तरफ। ठीक है, ये दो कंडीशन याद रखनी है। यदि दोनों बिंदु आवेश समान परिमाण के होते हैं, समान प्रकृति के होते हैं, तो वो जो आपका तीसरा आवेश है बच्चों, ध्यान रखना, वह दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के कहीं ना कहीं रखते हैं बीच में। लेकिन अगर आपको बोले कि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, तो तीसरे आवेश को रखा जाएगा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ भी कहाँ, छोटे वाले आवेश की तरफ। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, यदि किसी घन के भीतर प्लस माइनस क्यू आवेश वाले एक विद्युत ध्रुव को रखा जाता है तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। ठीक है बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो चुका है। जो आपके टोटल 7 क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 से है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है 2nd चैप्टर से। किसी घन के भीतर प्लस माइनस क्यू आवेश वाले विद्युत ध्रुव को रखा जाता है तो घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान। तो बताइए, गाउस के नियम से गाउस ने ऐसे कहा था कि यदि किसी कोई बंद पृष्ठ है उसमें आप बहुत सारे आवेश रख देते हो तो निर्गत जो फ्लक्स है उस पृष्ठ से संबंध वो होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सन नोट। ठीक है ना, यदि हमारे पास में जो निकाय है वो निर्वात में रखा होता है। समेशन यह क्यू क्या है, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस माइनस क्यू आवेश वाला एक विद्युत ध्रुव, और आपको पता है कि एक विद्युत द्विध्रुव का नेट या परिणामी आवेश कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो 0 बटा एप्सिलॉन, तो निर्गत फ्लक्स का मान भी कितना आएगा, 0। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या है बच्चों, 0 आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, 0 आंसर रहेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, 3rd ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश देने पर उसकी त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये भी आपके जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से लास्ट वाला टॉपिक। आपके जो आवेशित चालक है या कोई भी एक चालक है, उसको आवेशित करने पर उसके ऊपर बाहर की तरफ एक विद्युत दाब लगता है बच्चों। ये आपने पढ़ा होगा, ये टॉपिक है आपके फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में। चालक को आवेशित करने पर उस पर लगने वाला विद्युत दाब। सबसे पहले उस विद्युत दाब का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। वहाँ फॉर्मूला आता है आपके पास में हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला सबको याद हो जाना चाहिए। इसी फॉर्मूले बेस्ड इक्वेशन बना है। तो यहाँ पे क्या गया, मान लो कोई आपके पास में चालक गोला है, ये पहले अनावेशित, कोई आवेश नहीं है। जैसे ही हम इसको आवेशित करते हैं तो इस चालक का जो प्रत्येक अल्पांश है बच्चों, वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, बाहर की तरफ धकेलता है। इसका मतलब आपके पास साबुन का बुलबुला हो या कोई भी चालक गोला हो या कोई भी चालक पदार्थ हो, तो ऐसे कहा जाता है जैसे हम उसको आवेशित करते हैं तो उसके आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि
ये जो आपका प्लस प्लस या माइनस माइनस आवेश है, ध्यान एक चीज़ और ध्यान रखनी है, चाहे आप ऋणावेश दो चाहे धनावेश दो, हमेशा साबुन के बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो उसके पृष्ठ पे एक विद्युत दाब काम करता है, जिसकी दिशा हमेशा किधर होती है? उस पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे कि उसकी त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा? त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, त्रिज्या बढ़ जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? ये भी गाउस के नियम से ही है। यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट हमने लगाया क्या? फाई इक्वल्स टू समेशन क्यू। समेशन क्यू यहाँ पे क्या है? इकाई धनावेश, तो 1 कूलाम डिवाइडेड बाय कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन बी हमारे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक लंबे सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r के साथ परिवर्तन आरेख कैसा होगा? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। एक अनंत लंबाई का सीधा आवेशित चालक तार है जिसके कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है बच्चों, मैं सूत्र लिख देता हूँ। E इक्वल्स टू होता है लेमडा अपॉन 2π/ε0 इंटू आर। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। पिछले साल इस फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल भी आया था, तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं ग्राफ की। देखो बच्चों, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है E जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर हमें ग्राफ केवल और केवल 1/r के साथ न पूछ के ओनली r के साथ पूछता, 1/r के साथ न पूछ के केवल r के साथ पूछता, तो हमारा ग्राफ फर्स्ट सही होता। बट इसने ग्राफ किसके लिए पूछा है? 1/r। अब आपको पता है 1/r है ना, अपने आप में एक टर्म हो गई, 1/r अपने आप में एक पद हो गया, मतलब E समानुपाती है 1/r के। E समानुपाती है 1/r के, तो ऑप्शन क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, 1/r के साथ ग्राफ क्या आएगा? थर्ड ग्राफ आएगा जिसमें समानुपाती का साइन दिया हुआ है। 1/r के साथ E जो होती है वो क्या होती है? समानुपाती, इसलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? थर्ड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? दो चालक गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः ए व बी है, इन्हें समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर इनकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखो बच्चों, इसको मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। दो मेथड है। सबसे पहले इजी मेथड क्या है? आपने एक दो चालक गोले या कोई चालक गोला लिया होगा, जब उसको हम आवेशित करते हैं तो एक तो जो E का फॉर्मूला होता है वो एक तो Q के पदों में आता है, एक सिग्मा के पदों में आता है। तो सिग्मा के पदों में आपने देखा होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आता है। किसी भी चालक को आवेशित करने पर उसके पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्रता होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब क्वेश्चन में इसने खुद ने बोला कि समान पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करने पर, बच्चों देखो एप्सिलॉन की वैल्यू फिक्स होती है और सिग्मा का मान भी समान है, तो रेशियो क्या आ गया? 1:1, 1:1 आ गया। दूसरा जो लंबा मेथड है वो भी मैंने बताया, आप क्यू लोगे, फिर क्यू को आप किस में कन्वर्ट करोगे? सिग्मा में कन्वर्ट करोगे, आके वापस वही आंसर आने वाला है आपका। इसलिए सीधा डायरेक्ट याद रखो कि किसी भी चालक गोले को आवेशित करने पर उसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्रता क्या होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और अगर सिग्मा बराबर है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात भी क्या रहेगा? 1:1 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वाले स्थान पर ऊर्जा घनत्व, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। बच्चों ध्यान रखना, फोर्थ आंसर सही है। आप थर्ड वाला क्लिक मत करना, थर्ड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड पे एप्सिलॉन स्क्वायर है, फोर्थ में क्या है? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। यही फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको विद्युत दाब का बताया था। बिल्कुल, तो एक नया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ऊर्जा घनत्व की विमा निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक ऑप्शन जरूर मिलेगा विद्युत दाब। तो दाब की विमा ऊर्जा घनत्व के बराबर ही होती है, इसलिए आपका ऊर्जा घनत्व और विद्युत दाब दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। बच्चों ध्यान रखना इस चीज का। तो ये ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान 200 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? बच्चों तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने देखा होगा V बराबर होता है W/Q। ठीक है ना, किसी पर बिंदु पर विभव का मान कैसे निकाला जाता है? किसी एक
धनावेशित या एक कूलाम धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना पड़ता है, वो किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ से हम कार्य निकाल सकते हैं इजीली। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी। तो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इसको आपको गुणा करना है 200। तो बच्चों देखो 200 को मैं जैसे ही 1.6 से गुणा कर रहा हूँ तो 16 को 2 से करूँगा तो 32 के आसपास आंसर है। तो सीधा बिना देखे ऑप्शन क्या जा रहा है हमारा, माइनस का 3.2 इंटू 10⁻17 जूल। बस खाली मल्टीप्लाई करना है और कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, जूल में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में क्या है, R1 R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पर है, तब उनके पृष्ठ आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा। बच्चों ये भी मेरी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप इंपॉर्टेंट कर लेना और अपनी बुक में भी इसको टिक कर लेना। चलो इसको मैं ब्लैंक स्लाइड पे लेके चलता हूँ, एक बार क्वेश्चन को मैं अपनी स्क्रीन पे रख लेता हूँ, क्योंकि जैसे मैं ब्लैंक स्क्रीन करूँगा तो मुझे क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा। क्वेश्चन कौन सा है आपका, 15। चलो ठीक है, देखो क्वेश्चन बच्चों आपको क्या दिया है कि R1 R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले समान विभव पे है। देखो बच्चों एक गोला हमारे पास में ये है और एक गोला हमारे पास में यहाँ पे, इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है, इसका विभव भी है, इसका विभव भी है। और हम जानते हैं कि पृष्ठ विभव क्या होता है, KQ/R। तो इस पे आवेश हम क्या मान लेते हैं, Q1। तो ये हो गया Q1, इसकी त्रिज्या R1 दे रखी है, इसका विभव भी क्या है, बराबर है। तो इसका आवेश हम कितना मान लेते हैं, Q2/R2। देखो बच्चों K से K कैंसिल हो गया। पूछा उसने है आवेश का अनुपात। देखो दो क्वेश्चन बन जाते हैं, अगर आवेश का अनुपात पूछेगा तो आंसर आएगा R1/R2। लेकिन उसने पूछा पृष्ठ आवेश घनत्व, सिग्मा Q इक्वल टू, सबको बताया Q इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू क्षेत्रफल। तो पहले वाले गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr1 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, R1। दूसरे वाले गोले पे आवेश कितना हो जाएगा, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व मान लो σ2 है और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास में R2। और बच्चों ध्यान रखना क्षेत्र में मैंने यहाँ गलत कर दिया, यहाँ पे टोटल पृष्ठ आवेश क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ पे 4π और लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, R1 से नीचे R1 कैंसिल हो गया, R2 से नीचे R2 कैंसिल हो गया। तो बच्चों देखो σ1 σ2 कितना आ रहा है, σ1 के नीचे यहाँ पे σ2 ले जाओ, यहाँ से आपका जो R1 है उसको नीचे ले जाओ, तो आंसर क्या आ रहा है, R2/R1। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोला गया है कि दो आपके पास में चालक गोले हैं जिन्हें कुछ आवेश से आवेशित किया गया है। तो वो आवेश आपको दिया हुआ नहीं कि कौन कौन सा आवेश, इस पे Q1 इस पे Q2 आप मान सकते हो, लेकिन त्रिज्या दी है कि इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है। और ये बोला गया कि दोनों आवेश जो दोनों गोले हैं वो समान विभव पे है। तो प्रश्नानुसार आपको दोनों का विभव बराबर रखना है और दोनों के ऊपर जो पृष्ठ आवेश घनत्व है उनका अनुपात लेना है बस। तो अनुपात क्या आ जाएगा, R2/R1। तो ऑप्शन क्या है आपके पास में बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, R2/R1। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आपको क्या दे रखा है, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है तो उस क्षेत्र में विभव के मान में दूरी के साथ परिवर्तन होगा। देखो बच्चों वैसे तो आपको सीधा डायरेक्ट पता है कि गोले के अंदर एक चालक गोला होता है, उसी के अंदर केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है और उसके अंदर विभव का मान वही होता है जो उसके पृष्ठ पे होता है, मतलब अंदर विभव क्या होता है, बिल्कुल नियत होता है। तो वैसे तो ऑप्शन आपका 4 सही है, डायरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं कि सर ये आया कैसे, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। देखो बच्चा आपने एक रिलेशन देखा होगा, E इक्वल्स टू होता है -dV/dr, ठीक है ना, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र तीव्रता में एक संबंध होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ और ये आ गया आपका क्या, माइनस का dV/dr। अब सबको पता है बच्चों, आपने ये पढ़ा होगा, ऐसी कौन सी चीज है जिसका अवकलन 0 होता है, तो स्थिरांक का अवकलन 0 होता है। इसका मतलब ऑटोमेटिक पता चल गया कि जहां विद्युत क्षेत्र 0 होता है, जहां जहां वहां विद्युत विभव क्या होता है बच्चों, नियत होता है। इसका मतलब V बराबर क्या आ गया, नियत, क्योंकि नियत का ही अवकलन 0 होता है। और वो आपका जो अवकलन आपने 0 किया है वो विद्युत क्षेत्र था, क्योंकि विद्युत क्षेत्र 0 है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि विभव में दूरी के साथ परिवर्तन 0 है, मतलब विभव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब विभव क्या है, सब जगह नियत है। तो V बराबर क्या आएगा, स्थिरांक। और दूसरी चीज आपको ये भी याद रखनी है कि गोलीय चालक के अंदर एक समरूप आवेश गोलीय चालक है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होती है, लेकिन विभव क्या होता है, हमेशा नियत होता है। और कितना होता है, जितना उसके
पृष्ठ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, किसी इलेक्ट्रॉन को स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त पथ पे घुमाया जाता है जिसके केंद्र पर धन आवेश q स्थित है, तब इलेक्ट्रॉन पे किए गए कार्य का मान क्या होगा। देखो बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, दो तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे केंद्र है मान लो वृत्त का, यहाँ पे प्लस q आवेश स्थित है और इसके चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या की दूरी पर वर्ताकार पथ में एक इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं। तो बच्चों एक चीज तो देखो, एक तो समविभव पृष्ठ वाली कंडीशन आ रही है यहाँ पे। इस आवेश से समान दूरी के ऊपर देखो एक पृष्ठ नजर आ रहा होगा आपको, ये पृष्ठ किस पे बेस्ड है, किस पे आधारित है, समविभव पे, क्योंकि विभव बराबर होता है, दूरी बराबर होती है। और आपने एक गुणधर्म पढ़ा होगा कि समविभव पृष्ठ पे किसी आवेश को गति कराने पर किया गया कार्य 0 होता है। तो पहली कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन बच्चों देखो, आपको पता है इस प्लस q आवेश के चारों ओर वर्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा हूं, तो आपको पता लग गया होगा उस इलेक्ट्रॉन पे एक अभिकेंद्रीय बल लगेगा, अंदर की तरफ बल लगेगा, क्योंकि ये जो प्लस q आवेश उस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। और हमें यह पता है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य भी कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि बल की दिशा होती है सदैव केंद्र की ओर और विस्थापन हो गया यहाँ पे स्पर्श रेखीय, और विस्थापन और जो आपका वेग या बल है ये दोनों परस्पर लंबवत है, तो किया गया कार्य 0 होता नहीं होता। इसका मतलब हमेशा याद रखना है अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है बच्चों, 2 मीटर त्रिज्या के एक आवेशित खोखले गोले पृष्ठ चालक के पृष्ठ पर विभव का मान हमें कितना दे रखा है, 500 वोल्ट दे रखा है। बच्चों ध्यान रखना, चालक गोला कैसा है, खोखला है और उसकी त्रिज्या 2 मीटर है। अब बोल रहा है कि केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर विभव का मान क्या होगा। अभी भी आप गोले के अंदर ही हो, क्योंकि गोले की त्रिज्या 2 मीटर है और दूरी कितनी बोली केंद्र से, 1.5 मीटर, मतलब आप गोले के अंदर ही हो। और अभी अभी मैंने कहा था चाहे आपका गोले चालक खोखला हो चाहे ठोस हो, हमेशा विभव उसके अंदर नियत होता है और उतना ही मान होता है जितना उसके पृष्ठ पे होता है। तो अभी भी आंसर क्या रहेगा हमारा, 500 वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया हमें बच्चों, 500 वोल्ट। ठीक है, जितना उसके पृष्ठ विभव उतना ही उसके अंदर भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, क्या दिया हुआ है बच्चों, 1000 छोटी छोटी पानी की बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r है, प्रत्येक पे आवेश q है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव से कितना गुना अधिक होगा। देखो बच्चों एक तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लगाना है। जैसे आप छोटी छोटी बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बनाते हो, तो हमेशा n छोटी बूंदों का आयतन एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होता है, जिससे आप वहां से त्रिज्या निकाल लेते हो। लेकिन एक विभव का डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला है, बड़ी बूंद का जो विभव होता है, मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, बड़ी बूंद को तो यहाँ ले लिया v बिग इक्वल्स होता है n की पावर 1/3 इंटू छोटी बूंद का विभव। डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान रखना ये, सॉरी विभव में आएगा 2/3, विभव में क्या आएगा 2/3। और धारिता अगर पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आ जाएगा धारिता का भी, तो बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव का n की पावर 2/3 गुना, और n हमें कितना दिया है 1000, तो बच्चों 1000 की पावर 2/3, 1000 की पावर 2/3, यहाँ पे n है वो बूंदों की संख्या है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो 1000 को मुझे 2/3, तो देखो यहाँ पे 1/3 का मतलब क्या होगा, वर्गमूल। तो मुझे 1000, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन एग्जाम इसी तरह दिया आएगा जिसका आप घनमूल निकाल सको, जिसका आप क्या निकाल सको, घनमूल। तो 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ बच्चों। तो 10 की पावर 3 लिखा तो यह आ गया 2/3, 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया, 10 की पावर स्क्वायर कितना हो गया 100। तो यहाँ पे हमारे पास में बी ऑप्शन नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे, 100 वोल्ट। ठीक है, तो जो बड़ी बूंद है उस पे एक छोटी बूंद की तुलना में विभव कितना होगा, 100 गुना आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला फिर से रिपीट करता हूँ, बड़ी बूंद का विभव होता है बच्चों छोटी बूंद की विभव का n की पावर 2/3 गुना। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, आप इससे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी गोले चालक की धारिता का मान किसके समानुपाती होता है। डायरेक्ट वैसे तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले एक गोले चालक की जो धारिता होती है बच्चों वो होती है 4πε0 इंटू कैपिटल R। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ। एक गोले चालक की जो धारिता होती है वो होती है C इक्वल्स टू 4πε0 इंटू कैपिटल R, C इक्वल्स टू 4πε0 इंटू कैपिटल R। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें पता लग गया कि धारिता उस गोले चालक की त्रिज्या के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आया है वापिस कि दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा। अभी अभी मैंने कहा है कि धारिता त्रिज्या के समानुपाती होती है, तो त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 दिया है, तो धारिताओं का अनुपात भी 1:2 ही आएगा, क्योंकि धारिता त्रिज्याओं के अनुपात में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पानी की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद की धारिता प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता कितनी होगी। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 20 अपन ने जो किया था, सॉरी 19, वो था विभव का, यह है धारिता का। तो बच्चों ध्यान रखना, बड़ी बूंद की धारिता मैं लिख देता हूं सी बिग, वो होती है छोटी बूंद की धारिता का n⁻1/3 गुना। ठीक है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूले जिन्हें डायरेक्ट याद रखना है। तो n यहाँ पे कितना है 8, 8 की पावर 1/3। अब 8 की पावर 1/3 काफी बच्चे होते हैं, कैसे निकाले सर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था 1/3 का मतलब घनमूल, तो इसका मतलब 8 का घनमूल कितना हो गया 2। 8 का घनमूल कितना हो गया 2, मतलब मैंने इसको ऐसे लिखा 2/3 और 1/3। 3 से आपका 1/3 कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आ रहा है 2। तो 2 इंटू सी स्मॉल, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 गुना। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता का 2 गुना होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हमें क्या दिया हुआ है, यदि एक संधारित्र को Q आवेश देने पर संग्रहित ऊर्जा W है, तो आवेश दुगुना करने पर संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। देखो बच्चों, आपको पता होगा 3 फॉर्मूले आते हैं जब किसी संधारित्र को हम आवेशित करते हैं, तो उसमें संचित ऊर्जा के जो फॉर्मूले वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। U इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला तो होता है बच्चों हाफ CV², एक फॉर्मूला होता है Q²/2C, और एक फॉर्मूला होता है U इक्वल्स टू हाफ QV। अब देखो तीनों में से कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, क्वेश्चन को अच्छे ध्यान रखना। ये बोल रहा है Q आवेश से आवेशित करने पर संग्रहित ऊर्जा W है, आवेश को दुगुना कर दिया जाए, तो हम वही फॉर्मूला देखेंगे जिसमें विभव नहीं है। तो देखो बच्चों, इसमें विभव है, तो विभव हमें नहीं पता कि कितना बढ़ा कितना घटा, इसमें विभव है, तो हम केवल वही वाला फॉर्मूला लेंगे जिसमें केवल आवेश की बात चल रही है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो गया Q²/2C। अब हमें पता है कि आवेश देने पे धारिता पे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, धारिता तो वो की वही रहेगी, लेकिन आवेश को दुगुना कर दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ऑटोमेटिक पता लग गया कि जो ऊर्जा है वो 4 गुना हो जाएगी। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमें, Q²/2C। ठीक है बच्चों, U इक्वल टू ऊर्जा बराबर कितनी होगी W या U इक्वल टू कितनी हो गई, W या U इक्वल टू हो रहा है Q²/2C। Q का मान 2 गुना कर दिया, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 Q²/2C। पहले ऊर्जा थी U या W, तो अब कितनी होगी 4 गुना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या जा रहा है, करेक्ट जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, शायद ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे और अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझना। बिंदुओं P और Q के मध्य तुल्य धारिता का मान क्या होगा। और तुल्य धारिता तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें संयोजन के बारे में पता हो कि ये श्रेणी क्रम संयोजन है कि या समांतर क्रम संयोजन है। और इसको पहचानने का जो तरीका है ना, आज जो मैं बता रहा हूँ कभी भूलोगे नहीं। देखो बच्चों, एक संधारित्र, इसकी एक प्लेट है ना बिंदु P से कनेक्ट है। अब ढंग से देखना बच्चों, ये जो बिंदु P है ना यहां से निकलकर इधर जा रहा है, इसकी एक प्लेट इससे कनेक्ट है, इसकी भी एक प्लेट इससे कनेक्ट है। इसका मतलब तीनों संधारित्रों की एक एक प्लेटें बिंदु P से कनेक्ट है डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट P से कनेक्ट है। चलो हम दूसरी प्लेटें देखते हैं। ये आपका जो बिंदु Q है, देखो इससे दूसरी प्लेट, यहीं से मैं इधर गया इधर गया इधर गया इधर गया, ये बच्चों देखो दूसरी प्लेटें भी आपकी Q बिंदु से कनेक्ट है। इसका मतलब तीनों ही संधारित्र समांतर क्रम में है। डायरेक्ट याद हो गया। अब आपको पता लग गया होगा, जब समान धारिता के n संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं तो तुल्य धारिता होती है किसी एक संधारित्र की धारिता बटे n। कितने संधारिता 3, तो तुल्य धारिता बच्चों कितनी हो जाएगी C/3। C एक संधारित्र धारिता कितनी है 1 माइक्रोफेरेड बटे कितना हो गया 3, तो 1/3 माइक्रोफेरेड। आंसर क्या जाएगा, 4th आंसर। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना है तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है, इसलिए धारिता कितनी हो जाएगी 1/3। किसी एक संधारित्र की 1/3 गुना हो जाती है, तो 1/3 हो गई डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारी अब स्टार्ट हो गई है चैप्टर नंबर 5। अब तक हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर ली है, तो आई थिंक वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं चैप्टर नंबर 4 तक यह क्वेश्चन रखता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आज हमने 4 कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 5 चैप्टर्स के क्वेश्चंस।
इस तरह से मैं 3 या 4 वीडियोज़ के अंदर जितने भी आपके MCQs है, टोटल 100 MCQs है, वो सारे कंप्लीट करवा दूंगा। इन MCQs में से बाहर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ बच्चों। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करके जाना, फिर हम नंबर लेंगे 1 लाइनर क्वेश्चंस, 2 मार्क्स क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने सहपाठियों को ज़रूर हमारे चैनल पर आने के लिए कहें।